अच्छा, सबसे पहली चीज़ कि प्रेजेंटेशन आपके वाइवा के 3 हिस्से होंगे। एक आपकी कोडिंग होगी, और दूसरा आपका प्रेजेंटेशन होगा, और तीसरा आपका फेवरेट बुक आपसे पूछा जाएगा और उसके आपने क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। तो कोडिंग का वाइवा किस तरह से होगा? कोडिंग का वाइवा उसी तरह से होगा जिस तरह से आपका टेस्ट फेज वाइवा हुआ था। फ़र्क सिर्फ ये है कि उसमें अगर आपसे कोई 10-15 मिनट का हुआ होगा तो अभी 15-20 मिनट का हो जाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा लंबा होगा बस। अगर पहले 5 मिनट का हुआ तो अब 10 मिनट का हो जाएगा, इतना सा फ़र्क पड़ेगा। और ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी तरह से सेटिस्फाई कर सकते हो, उतनी जल्दी आपका वाइवा ख़त्म हो जाएगा कोडिंग वाला। और सेम उसी तरह से ही सुपरवाइज़र आपको ट्रीट करेगा, उसी तरह से ही आपसे चीज़ें पूछेगा, मुख्तलिफ फाइल्स आपसे ओपन करवा के पूछ सकता है ये कैसे है, ये क्यों क्यों है। कोई एक आधी चीज़ आपसे परफॉर्म करवा के भी देख सकता है कि मुझे ऐसा करें कि यहाँ पे एक फॉर्म बना के दिखाएं, या बटन बना के दिखाएं, या ये वाला बटन यहाँ से रिमूव कर दें, या इस तरह की कुछ चीज़ें आपसे वो करवा सकता है जो कि आपने उनको करके दिखानी है। और कुछ वो मतलब कह सकता है कि मैनुअली मुझे डाटा बेस में डाटा ऐड करके दिखाएं। उस पे खैर उस पे खैर हमने पहले भी एक दो दफ़ा बात की है। आज हम जो है ना, हमने डिस्कस करना था प्रेजेंटेशन को, तो हम मेन जो है ना अपना फोकस इसी पे रखते हैं। जैसे प्रेजेंटेशन अभी मैंने ओपन किया है, तो आपने स्टार्ट कैसे करना है प्रेजेंटेशन को? आपने ओपन करनी है, सुपरवाइज़र आपसे कहेगा स्टार्ट करें, तो सुपरवाइज़र आप जब तक सुपरवाइज़र आपको ना रोके आपने बोलते जाना है। आपने सबसे पहले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आपने प्रोजेक्ट का मीन वन बाय वन आपने स्लाइड मूव करते जाना है। अपना इंट्रोडक्शन करवाना है, सबसे पहले प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन करवाना है। ये मेरा प्रोजेक्ट है, और मेरा नाम, मतलब जो भी आपका नाम है, मेरा नाम मोहम्मद दिलावर राना है, और ये मेरी वीयू आईडी है। अपने इंट्रोडक्शन करवाने के बाद आपने नेक्स्ट जाना है प्रोजेक्ट के इंट्रोडक्शन पे। आपने प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन करवाना है कि मेरा ये प्रोजेक्ट था। आपने उर्दू में जो है ना वो इंट्रोडक्शन करवा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में ही करवाएं, आप उर्दू में जो है ना वो इंट्रोडक्शन आप करवा सकते हैं, अपना भी प्रोजेक्ट का भी। मेरा प्रोजेक्ट जो है ना मतलब ई लाइब्रेरी है, इसमें हमने क्या करना था कि हमने मीन एक विज़िटर आके जो है हमारी वेबसाइट पे विज़िट कर सकता है, बुक्स देख सकता है, रीड नहीं कर सकता। अगर उसने रीड करनी है तो वो अपने आप को रजिस्टर करेगा, और रजिस्टर करने के बाद वो अपने मीन के शेल्फ में ऐड भी कर सकता है। और इस तरह से मतलब आपने सारी उसकी बताना है, ओवरव्यू आपने देना है। अ, आपने कंप्लीट उसका ओवरव्यू देना कि एडमिन आप ये कर सकता है, यूज़र ये कर सकता है, विजिटर आके इस तरह से कर सकता है। अगर विजिटर का नहीं है तो जो जो आपके रोल्स बनते हैं उसी के मुताबिक देन आपने मूव करना है नेक्स्ट। ये क्या है? ये है आपकी जो है ना वीजू प्रोसेस मॉडल, आप इसे कह सकते हैं कि वीजू प्रोसेस मॉडल ये क्या है, किस तरह इसमें डिफरेंट फेजेस होते हैं। जिस तरह से लिखे हुए हैं इसी तरह से फेजेस होते हैं। सुपरवाइज़र आपसे पूछ सकता है कि ये कैसे और कहाँ से किस तरह से। तो ये आपकी एक प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के आई थिंक एक सब्जेक्ट है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1 में आई थिंक, या 2 में या 1 में। तो उसमें जो है ना वो कंप्लीट ये इसी चीज़ों के बारे में बताते हैं हमें, डायग्राम्स के बारे में। तो जो हमें मेन क्वेश्चंस होना होते हैं वो होते हैं यूज़ केस डायग्राम में। फिर हमें क्वेश्चन हो सकता है सीक्वेंस डायग्राम में, ईआरडी में हो सकता है, डेटाबेस डायग्राम में हो सकता है। इनमें हमें मेन क्वेश्चंस होते हैं। इसमें आप ये बता सकते हैं कि सर डिफरेंट फेजेस होते हैं, रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड डेफिनेशन, सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। हम अच्छा, जो वीजू प्रोसेस मॉडल होता है आपको वो पता है कि वो दो मतलब के मॉडल्स का कम्बिनेशन होता है। एक आपका वाटरफॉल मॉडल होता है, और अच्छा, एक आपका वाटरफॉल मॉडल होता है और दूसरा आपका स्पाइरल मॉडल होता है। तो वाटरफॉल मॉडल क्या होता है? वाटरफॉल मॉडल में ये होता है कि आप एक फेज़ कंप्लीट करते हैं, देन नेक्स्ट मूव करते हैं, फिर दूसरा कंप्लीट करते हैं, फिर थर्ड पे मूव करते हैं, फिर थर्ड, तो वो फिर फोर्थ। और स्पाइरल मॉडल क्या होता है कि वो एक मतलब सर्कल में वर्क करता है कि पहले एक पे काम किया, फिर उसके बाद दूसरे पे, वो मतलब
तो इसकी डायग्राम्स आप देखेंगे ना, स्पाइरल मॉडल और ये वाटरफॉल मॉडल की, तो ये इनका कम्बिनेशन किस तरह से बनता है। तो ये जो विजू प्रोसेस मॉडल है ये हम इसलिए फॉलो करते हैं, आपने एक पे काम किया, इसको एनालिसिस किया और आप दूसरे पे मूव करते हैं, आपको पता चलता है कि नहीं यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो हमने मतलब इसमें करेक्ट करनी है या इसमें चेंज करनी है, आप फिर वापस जाते हैं। ये जो भी इसमें डिबगिंग वगैरह करते हैं, डिबगिंग करने के बाद आप वापस जाते हैं, उसमें फिर से आप इन इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, फिर से मतलब उसका एनालिसिस होता है। देन अगर ओके है देन हम नेक्स्ट दूसरे पे, फिर अगर दूसरा भी ओके है फिर तीसरे पे, अगर नहीं ओके तो फिर से मतलब इसकी डिबगिंग के बाद मतलब इसको वेरीफाई वगैरह करना होता है हमने सारी चीज़ें, और फिर से इसको मतलब कि इस पे देखना होता है, फिर उसके बाद तीसरे पे, एंड फिर इसी तरह ओके है तो चौथे पे, ओके है तो पाँच, किसी भी लेवल पे आपको जाके ये पता चलता है कि नहीं, फ़र्ज़ करें आप यहाँ पे पहुँच गए, आप बाद में आपको याद है ओहो यहाँ पे तो मतलब एक रोल हमने और देना था, ये चीज़ें हमने और ऐड करनी थी, तो देन आप क्या करते हैं, देन आप एक स्टेप वापस चले जाते हैं, वहाँ पे सारी चेंजिंग करते हैं, आप कहते हैं कि नहीं जी इससे ऊपर भी चेंजेस होनी है, आप वापस जा सकते हैं, फिर वापस जा सकते हैं, तो फिर से मतलब ये वेरीफाई होगा, फिर ये वेरीफाई इसकी दोबारा से डीबगिंग होती है, फिर वेरीफाई करने के बाद, तो ये इस तरह से मतलब एक चेन में चलता है। इस तरह से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1 की जो हमारी बुक है या फिर 2 की जो हमारी बुक है, तो इसमें यही चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं कि हमने अपने प्रोजेक्ट की प्लानिंग किस तरह से करनी है, मतलब हमने सारी चीज़ें पहले से पहले हमने एक साइड पे मतलब ले लेनी होती है, और उस क्लाइंट को मतलब कि हर एक पहले जो है ना वो उसका स्ट्रक्चर वगैरह हर चीज़ ड्रा करने के बाद उसको दे देना होता है कि ये आप देख लें, जिस तरह से हम अपना SRS और डिज़ाइन डॉक्यूमेंट है ना, तो SRS और डिज़ाइन डॉक्यूमेंट भी यही चीज़ है कि पहले उसको आप ड्रा करके देख लेते हैं, पहले आप उसको जो है ना वो ड्रा करके सुपरवाइज़र को दिखा देते हैं कि ये मतलब कि ये इसका डायग्राम बनता है, ये इसके एक्टर बनते हैं, इसकी ये डेटाबेस डायग्राम बनेगी, ये इसका ऐसे होगा, ये इसका ऐसे, वो कहते हैं कि नहीं जी इसमें ये नहीं, इसमें ये भी ऐड होना है, और आप फिर से मतलब कि उसको वो रीडिज़ाइन सारी चीज़ें, तो हम ये वाली चीज़ें हम पहले कर लेते हैं, बाकी फिर जो इस पर इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग वगैरह होती है, तो वो मतलब वो फिर बाद में हम जो है ना वो बाद में दूसरी चीज़ें हम बाद में करते हैं, मतलब जो डेवलपमेंट वाली साइड पे होती है वो बाद में करते हैं। पहले आप रिक्वायरमेंट एंड एनालिसिस डेफिनेशन जो कि आप SRS में करते हैं, फिर सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन जो कि आप डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन एंड टेस्टिंग, देन यानी कि आप उसको बनाना स्टार्ट करते हैं, इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आप इंटीग्रेशन और सिस्टम टेस्टिंग आप उसको प्रॉपर टेस्ट करते हैं, लास्ट पे आ जाता है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, मतलब वो फिर उसको प्रॉपर आप ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस वाले मोड में, और जो अच्छे सॉफ्टवेयर होते हैं वो हमेशा ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस वाले मोड में रहते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ उनमें चेंजेस करना पड़ती रहती हैं, जो बैंकिंग सॉफ्टवेयर हैं, जो बड़े सॉफ्टवेयर हैं, वेब एप्लीकेशन हैं, टाइम टू टाइम उनमें कोई ना कोई चेंज आता रहता है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का काम निकलता रहता है, और डिबगिंग वगैरह कोई भी बग आ गया तो उसको सॉल्व करते रहते हैं। तो ये जस्ट आपको ओवरव्यू देना था, आपने जस्ट इसको 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर जो है ना वो आपने जस्ट इसको मतलब कि बयान कर देना। अच्छा, यूज़ केस डायग्राम क्या है? यूज़ केस डायग्राम इसमें अगर यहाँ से आपको मैं बताऊँ तो ये जो आपको इस तरह से सर्कल में नज़र आ रहे हैं इनको हम कहते हैं यूज़ केसेस। ये जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं ये है एक्टर, जैसे विजिटर है, रीडर है, एडमिनिस्ट्रेटर है, ये एक्टर है। और ये जो लाइन है ये एसोसिएशंस की लाइन है। अब ये जो बाउंड्री लाइन है जो रेक्टेंगल में आपको शो हो रही है, ये सिस्टम का नाम है, ये सिस्टम बाउंड्री है, ये एक्टर्स हैं, ये यूज़ केसेस हैं, और इनके ये रिलेशन मतलब इंक्लूड या एक्सटेंड हुए हुए हैं। हमने बड़ा सिंपल सा और सादा सा मतलब बनाया हुआ है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाया हुआ। और जैसे ये डिफरेंट एक्टर्स हैं, अब जैसे कोई भी एक्टर है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। अच्छा, अब जैसे कि ये आपके पास एक्टर्स हैं, आपने अपने प्रोजेक्ट को देखना होता है कि आपके प्रोजेक्ट में आपको किस तरह से फंक्शनैलिटीज़ दे रहे हैं। मतलब वो आपको कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर क्या क्या कर सकता है, वो लॉगिन कर सकता है, वो
मतलब कैटेगरीज मैनेज कर सकता है, फिर बुक्स मैनेज कर सकता है, रिपोर्ट्स जनरेट कर सकता है। और एक डायग्राम बनाने को मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही तरीके से बनी हो तो फिर ही ठीक है, बहुत से तरीके हैं एक डायग्राम को बनाने के लिए। ठीक है, तो हो सकता है आपके किसी दोस्त की किसी दूसरे तरीके से बनी हो, तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही तरीके को फॉलो किया जाए। एक ये डायग्राम एक ऐसी चीज़ है जो कि तकरीबन आई थिंक कोई 5-6 मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है ना वो बन सकती हैं। अब विजिटर जो है, विजिटर क्या क्या कर सकता है उसकी फंक्शनैलिटी के लिहाज से हमने जो फंक्शनैलिटीज़ होती हैं ना वो यहाँ पे हमने यूज़ केसेस में दी हुई हैं, और फिर उनके साथ एसोसिएट किया हुआ है एक्टर्स को। रीडर क्या कर सकता है, लॉगिन कर सकता है, बुक व्यू कर सकता है, उसकी डिटेल देख सकता है, सर्च कर सकता है, और बस सर्च तक कर सकता है विजिटर। अगर रीडर है तो रीडर रीड भी कर सकता है, उसको अपनी शेल्फ में भी ऐड कर सकता है, रिमूव भी कर सकता है। एडमिनिस्ट्रेटर वो बुक्स भी मैनेज करेगा, रिपोर्ट भी बना सकता है, और कैटेगरीज भी, और इसी तरह से लॉगिन। अच्छा, जो एक्सटेंड होता है, एक्सटेंड में मीन कि वो मैनेज कैटेगरीज में जाके वो देखेगा, अगर तो उसने ऐड करना हो तो वो ऐड कर सकता है, मतलब ऑप्शनल, एक्सटेंड मीन के ऑप्शनल। अगर नहीं तो कोई मसला नहीं है, उसने किसी को डिलीट करना है मर्ज़ी है उसकी कर सकता है, किसी को अपडेट करना है अपडेट भी कर सकता है, कुछ भी नहीं कुछ उसने करना चाहता तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अब जैसे कि लॉगिन है तो लॉगिन के लिए प्रॉपर अथेंटिकेशन होगी तो वो लॉगिन करने देगा, वरना तो हमने इसको इंक्लूड में लिखा हुआ है कि इस अथेंटिकेशन जैसे वो लॉगिन में जाएगा तो वो सीधा अथेंटिकेशन में दाखिल हो जाएगा कि अथेंटिकेशन होगी तो लॉगिन का प्रोसेस कंप्लीट होगा, वरना नहीं होगा। ये बिज़नेस रूल्स एंड कैटलॉग्स हैं, आपने इनको, ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है, वन बाय वन आपने उसी तरह से ही बतानी है। और मतलब जैसे आपने यहाँ पे बताया कि सर ये एडमिन ये कर सकता है, रीडर ये कर सकता है, और इसी तरह से आपने भी इनके यहाँ भी शॉर्ट में बता देना है। आर्किटेक्चर डायग्राम मुख्तलफ होते हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। वेब एप्लीकेशन का ये आर्किटेक्चर डायग्राम है कि इसके मुख्तलिफ फेजेस होते हैं। ये वेब ब्राउज़र क्लाइंट्स के लिए, मतलब मोबाइल पे यूज़ करना, लैपटॉप पे जो फ्रंट एंड आपका होता है तो वो। और उसके बाद वेब सर्वर, ये किस पे रन हो रहा होता है, आप मोबाइल पे यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप पे यूज़ कर रहे हैं, जिस पे भी यूज़ कर रहे हैं, तो वो आप एक वेब सर्वर के थ्रू यूज़ कर रहे होंगे। इसके पीछे एक एप्लीकेशन सर्वर होगा, एप्लीकेशन सर्वर जहाँ पे आपका सारा बैकएंड कोड रन हो रहा होता है। फिर इस एप्लीकेशन सर्वर के साथ एक डेटाबेस सर्वर भी अटैच होता है जहाँ पे आपका सारा डाटा स्टोर हुआ होता है। टीम स्ट्रक्चर में क्या है, एक सुपरवाइज़र है और उसके बाद आप हैं, डेवलपर है। प्रोजेक्ट स्केड्यूल है, आप इसी तरह से बता सकते हैं कि इतने से इतने ड्यूरेशन के दरमियान हमने एसआरएस की डिज़ाइन डॉक्यूमेंट एज फेज और फाइनल डिलीवरी। सीक्वेंस डायग्राम क्या है? अच्छा, सीक्वेंस डायग्राम इस तरह से है कि सुपरवाइज़र ने कहा हुआ था कि आपने एक तो सीक्वेंस अलग अलग भी बना के दिखाना है और एक कंप्लीट सीक्वेंस भी बना के दिखाना है। लाइक अभी यहाँ पे आते हैं तो रजिस्ट्रेशन सीक्वेंस डायग्राम है। रजिस्ट्रेशन, अब ये जो चीज़ है इसको ऊपर एक एक्टर है और उससे नीचे लिखा हुआ है विजिटर, इसको हम कहते हैं एक्टर लाइफ लाइन। एक्टर लाइफ लाइन ये आपका ऑब्जेक्ट लाइफ लाइन है, मतलब जैसे आपका कोई पैनल लाइफ लाइन हो सकती है, ये डेटाबेस लाइफ लाइन, या इसको ये भी ऑब्जेक्ट लाइफ लाइन है आपकी। तो ये लाइफ लाइन्स हैं, ये एक्टर लाइफ लाइन है। अब जो यहाँ पे ग्रीन पट्टी है, ग्रीन पट्टी आपका जो है वो दिखाता है सीक्वेंस, मतलब आपका स्टार्ट कहाँ पे हो रहा है और एंड कहाँ पे हो रहा है। अब यहाँ से आपने कोई भी रिक्वेस्ट करनी है, फ़र्ज़ करें कि जैसे कि रजिस्ट्रेशन पे आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म में है, अब यहाँ से आप एज ए एक्टर रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, तो आप सबसे पहले कहाँ पे जाते हैं, मतलब आपने रजिस्टर पे क्लिक किया, आप कहाँ पे जाएंगे, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन पैनल पे, वहाँ पे कुछ डिटेल्स इंटर होंगी। ठीक है, वहाँ पे कुछ डिटेल्स इंटर होंगी।
डिटेल्स इंटर होने के बाद वो क्यूरी, जो भी आपने डिटेल्स इंटर की है वो क्यूरी जाएगी डेटाबेस की तरफ। अब यहाँ तक ऊपर लाइफ लाइन आपकी एम्प्टी है, मतलब यहाँ तक ये एक्टिव नहीं था। जब ये यहाँ पे पहुँचता है तब ये लाइफ लाइन एक्टिव होती है। उसके बाद क्यूरी चेक होती है, इसी लाइफ लाइन के अंदर क्यूरी चेक होती है, और क्यूरी चेक करने के बाद वो क्यूरी कंप्लीट होती है, और कंप्लीट होने के बाद वो मतलब कि सक्सेसफुली रजिस्टर कर देती है जो भी रजिस्ट्रेशन की रिक्वेस्ट हो विजिटर के लिए। इसी तरह से लॉगिन का है, लॉगिन का थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी सारे टास्क के लिए सेम है। जैसे कि लॉगिन के लिए रिक्वेस्ट लॉगिन के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, आप डिटेल्स देते हैं, और उसके बाद लॉगिन पैनल वाली लाइफ लाइन से जो डेटाबेस वाली लाइफ लाइन है वहाँ पे क्यूरी जाती है, आपका आईडी एंड पासवर्ड वहाँ पे चेक होता है, और चेक प्रॉपरली जब चेक हो जाता है क्यूरी डन हो जाती है, फिर वहाँ हमने नीचे जो है ना एक यहाँ पे कंडीशन लगा दी है, इफ़ कंडीशन, कि अगर तो लॉगिन डिटेल वैलिड है तो वो आपको कहेगा सक्सेसफुल लॉगिन, आपका लॉगिन हो जाएगा। अगर तो इनवैलिड है तो फिर आपको कहेगा लॉगिन फेल्ड। इसी तरह से बाकी सारे सीक्वेंस कोई भी मतलब कि आपका फंक्शनैलिटी है आप उसके लिए रिक्वेस्ट भेजते हैं, डिटेल्स जाती हैं आपकी तरफ से। मतलब अब यहाँ पे जैसे कि व्यू बुक, तो आप वहाँ पे अपनी बुक को व्यू करना है, आप उसके लिए रिक्वेस्ट करते हैं अपने पैनल से। आप किस पैनल पे हैं, आप फ़र्ज़ करें आप रीडर पैनल हो सकता है या आपका विजिटर पैनल हो सकता है अकॉर्डिंग टू दिस प्रोजेक्ट। तो वहाँ पे आप जैसे यहाँ पे लिखा हुआ डिटेल एंटर डिटेल, तो यहाँ पे कौन सी डिटेल आप एंटर करते हैं व्यू करने के लिए। आप तो कहेंगे कि नहीं हम तो ऐसी कोई डिटेल नहीं एंटर करते। तो जब आप व्यू के ऊपर क्लिक करते हैं तो वहाँ से डिटेल जाती हैं, आपकी पैनल से डिटेल सबमिट होती हैं। तो वही डिटेल जहाँ पे लिखा हुआ है एंटर डिटेल, तो वहाँ से आपकी डिटेल सबमिट होती हैं। जैसे कि आप व्यू के ऊपर क्लिक करते तो हो सकता है उस बुक के पीछे एक बुक आईडी हो, तो वो डिटेल्स जाती हैं और वो क्यूरी सेंड होगी डेटाबेस की तरफ, वहाँ पे चेक होगी उस बुक का जिसको आपने मीन के कॉल किया है, सारा रिकॉर्ड आपके पास आएगा और सक्सेसफुली आपको व्यू हो जाएगी। मतलब यहाँ पे कैटेगरी है तो बुक कैटेगरी। इसी तरह से एक कंप्लीट सीक्वेंस डायग्राम है। कंप्लीट सीक्वेंस डायग्राम में भी इतने कुछ खास चीज़ नहीं है, सेम टू सेम ही है। मतलब हमने ओवरऑल हमने दिखाना होता है, जैसे ये एडमिन है, ये रीडर है, लॉगिन पैनल है, एडमिन पैनल है, रीडर पैनल है, डेटाबेस है। एडमिन ये एडमिन पैनल, रीडर ये रीडर पैनल, लॉगिन पैनल है ये, और ये डेटाबेस है। अगर एडमिन ने लॉगिन करना है तो एडमिन रिक्वेस्ट सेंड करेगा लॉगिन पे, क्यूरी चेक होगी डेटाबेस से, क्यूरी डन हुई और सक्सेसफुली लॉगिन। जो इसके अंदर वाला प्रोसेस था वो हमने यहाँ पे नहीं दिखाया क्योंकि हमने एक ओवरऑल यहाँ पे दिखाना था। इसी तरह से जो है वो रीडर का भी इसी तरह से। फिर आगे एडमिन जो अपनी रिक्वेस्ट है कि वो ऐड डिलीट अपडेट कैटेगरी करता है ये बुक, वो अपने पैनल पे करेगा, एडमिन अपने पैनल पे भेजता है, वहाँ से डेटाबेस में जाती है, क्यूरी डन होती है और वापस सक्सेसफुली टास्क कंप्लीट हो जाए, सीक्वेंस कंप्लीट हो जाता है उस टास्क का। अच्छा नीचे हम आते हैं, ये है क्लास डायग्राम। क्लास, अच्छा सबसे पहले हम ईआरडी देख लेते हैं। ईआरडी क्या है? ईआरडी में एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम होती है। मतलब हमारे प्रोजेक्ट के अंदर जितनी भी एंटिटीज़ बनती हो ना, मतलब जैसे अब इस प्रोजेक्ट के अंदर कितनी एंटिटीज़ बन रही हैं, जैसे कि रिपोर्ट एक एंटिटी मतलब मैं अभी अगर ये कहूँ कि अरशद स्कूल जाता है तो इसमें कौन कौन सी एंटिटी बनती है। एक तो अरशद मतलब वो एक ऑब्जेक्ट है, एक एंटिटी बन रही है। फिर स्कूल एक एंटिटी है। तो फिर वहाँ पे आपको इस स्टेटमेंट पे आपको दो एंटिटीज़ मिल गई कि यहाँ पे दो एंटिटीज़ है। तो आपने अपने प्रोजेक्ट में एंटिटी ढूंढनी है कि कौन कौन सा ऑब्जेक्ट है, चीज़ें कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपको एक बुक एंटिटी मिली, आपको एक रीडर एंटिटी मिली। थोड़ा सा आपको आइडिया भी मैं दे देता हूँ, जैसे कि मैं जी जी स्क्रीन पे कोई आइकन आ रहा है क्यों जी? बाकी सबको भी शो हो रहा है आइकन।
किस तरह का आइकन आ रहा है? मुझे अच्छा, मुझे खुद शो नहीं हो रहा। बाकी अच्छा, बाकी सबको भी इस तरह के हो सकता है। ठीक है। अच्छा, जैसे कि अभी ये बिजनेस रूल्स कैटलॉग में इनके आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट, तो इसी में से मतलब हमने देखना है कि आपके ऑब्जेक्ट्स या आपके एंटिटी कितनी बनती हैं। जैसे कि अभी हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं कि 3 स्टैक होल्डर है, एडमिनिस्ट्रेटर, रीडर और विजिटर। ये 3 एंटिटी तो बन गई। विजिटर को हम एज ए एंटिटी सम टाइम नहीं लेते, क्योंकि वो उसकी कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं होती। अ, उसके बाद अगर हम आ जाते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पे, तो इस लाइन में भी आप अगर देखें तो किन किन चीज़ों का जिक्र हो रहा है। एक कैटेगरीज, एक एंटिटी यहाँ पे है, फिर उसके बाद बुक एक एंटिटी है, और फिर पेज प्रीव्यू यहाँ पे जाते हैं तो रीडर, विजिटर, ये पहले से हमने एक एंटिटी ले लिया हुआ, बुक हमने पहले से एक एंटिटी ले लिया हुआ है। और इसके अलावा और क्या एंटिटी, मतलब अब हमने एंटिटी उसको लेना है, हमने एंटिटी उसको लेना है जो कि हमारे प्रोजेक्ट में एज ए ऑब्जेक्ट काम कर रहे होंगे। तो अभी जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि मार्क प्राइस और पिक्चर, ये जैसे कि पिक्चर, प्राइस, अब ये भी तो आप कहेंगे कि एंटिटीज़ हैं, लेकिन ये एट्रीब्यूट्स हैं। ये किसके एट्रीब्यूट्स हैं? ये बुक के एट्रीब्यूट्स हैं। बुक की पिक्चर, बुक की प्राइस, ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं। हमने एंटिटीज़ यहाँ से देखने हैं। अब यहाँ से हम नीचे से जाते हैं, नीचे जाते हैं तो यहाँ पे भी देख लेते हैं कौन कौन सी कैटेगरीज जो कि हम पहले ले चुके हैं। और नेक्स्ट चलते हैं, रीडर। अच्छा, रीडर यहाँ पे कह रहे हैं कि बुक शेल्फ की यहाँ पे बात हो रही है, बुक शेल्फ, तो ये भी एक एंटिटी यहाँ पे बन रही है। फिर ऐड बटन पे हम जाते हैं तो ये बुक शेल्फ हमने ले लिया। बुक शेल्फ व्यू आफ्टर लॉगिन, तो मतलब जो जो मेन हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमने लेने थे वो हमने ढूंढने के हमारे फंक्शनल रिक्वायरमेंट में कौन कौन से। और मेनली हमने अगर ऑब्जेक्ट देखने हो तो हम फंक्शनल रिक्वायरमेंट में, सॉरी, यूज़ केस डायग्राम में जाकर देख लेते हैं। वहाँ से हमें इजीली मिल जाते हैं, क्योंकि हमने उसको पहले से जो है ना वो किया होता है, सारा कैटेगराइज किया होता है। जैसे ये है, सारा पहले से कैटेगराइज किया हो, इसमें ऑब्जेक्ट्स आप ढूंढ लें। ये 3 एक्टर्स हो गए। उसके बाद बुक ये भी बुक है, ये भी बुक है, और ये भी बुक है। मतलब बुक की एक एंटिटी यहाँ पे, ये भी बुक है, और ये बुक शेल्फ ये एक अलहदा हो गई। मतलब बुक एक अलहदा हो गई, बुक शेल्फ अलहदा हो गई, कैटेगरीज अलहदा हो गई, रिपोर्ट अलहदा हो गई। तो इस तरह से अब आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया होगा। अच्छा, अभी नीचे जाते हैं तो यहाँ पे अब हमने अलग-अलग एंटिटीज़ ले ली। अब उनके एट्रीब्यूट्स, मतलब उनकी प्रॉपर्टी, मतलब आप अगर एक एंटिटी हैं तो आपकी क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी। मतलब आपके, आपका नाम, आपका पता, आपका ईमेल, आपका पासवर्ड वगैरह वगैरह, तो ये आपकी एट्रीब्यूट्स हैं। तो अगर आप एज अ रीडर आ रहे हैं तो आपके ये एट्रीब्यूट्स होंगे। अगर कोई बुक है तो बुक के क्या क्या हो सकते हैं? बुक का नाम हो सकता है, उसकी डिटेल हो सकती है, उसका ऑथर हो सकता है, उसका प्राइस हो सकती है। तो ये बुक की हो सकती हैं। तो हमने अकॉर्डिंगली देखना है कि हमारे प्रोजेक्ट के लिहाज से क्यों कौन कौन से बनते हैं। विजिटर का भी इसी तरह से बन रही है। बुक कैटेगरी का कौन कौन सा बन रहा है, कैटेगरी का आईडी, नेम, डिटेल। एडमिनिस्ट्रेटर का भी इसी तरह से ये एंटिटीज़ बनी हुई है। रिपोर्ट का टू डेट, फ्रॉम डेट, मतलब किस डेट से लेके किस डेट तक, और रिपोर्ट आईडी वगैरह। बुक शेल्फ का भी इसी तरह से। ठीक है, तो ये एंटिटीज़ और एट्रीब्यूट्स। और ये जो डायगनल में है इनको, सॉरी, अरे, डायमंड शेप में जो है ये, इसको हम रिलेशनशिप कहते हैं। जैसे कि रीडर व्यूज़ बुक्स, तो रीडर के दरमियान कौन सा, रीडर और बुक के दरमियान कौन सा रिलेशनशिप आ रहा है? व्यू का। रीडर मैनेज बुक शेल्फ, तो इन इस और इसके दरमियान कौन सा आ रहा है? मैनेज का। रीडर व्यू बुक कैटेगरी, तो रीडर बुक कैटेगरी को व्यू कर सकता है, तो इसके दरमियान रिलेशनशिप।
इसी तरह से जो जो भी इसमें रिलेशनशिप बन सकता है, मतलब अरशद स्कूल जाता है, जैसे आपको मैंने मिसाल दी है, तो अरशद और स्कूल के दरमियान के मतलब कौन सा वहाँ पे रिलेशन बनता है, वो करने क्या जाता है, वहाँ पे स्टडी करने जाता है, तो वहाँ उसके दरमियान मतलब कि जैसे कि टीचर टीच द बुक, टीचर उस्ताद किताब पढ़ाता है, तो मतलब वो क्या रिलेशनशिप क्या उसका बन रहा है कि वो पढ़ाता है, टीच। तो इसी तरह से हम देखें रिलेशनशिप क्या बन रहा है एडमिन का रिपोर्ट के साथ, एक दूसरे के साथ इनका क्या रिलेशनशिप बनता है, तो वो भी हम अकॉर्डिंग टू अपना इसके देखेंगे, किसके अकॉर्डिंग टू, इसी के अकॉर्डिंग टू देखेंगे कि विजिटर का किस किस एंटिटी के साथ कौन कौन सा रिलेशनशिप बनता है, तो हम उसी लिहाज से रिलेशनशिप बना देंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि किस तरह का रिलेशन बनता है, मतलब एक रीडर काफ़ी ज़्यादा बुक्स देख सकता है, वन टू मैनी का बन सकता है, वन टू मैनी। एक रीडर की एक ही बुक शेल्फ होगी, ज़्यादा नहीं हो सकती, यहाँ पे चेक करें वन टू वन का ही है, मतलब ज़्यादा वो यहाँ पे वन टू मैनी का नहीं हो सकता था, वन टू वन का ही हो सकता था, तो वन टू वन का ही बना है। एक रीडर काफ़ी ज़्यादा बुक कैटेगरी देख सकता है, एक एडमिनिस्ट्रेटर काफ़ी ज़्यादा बुक कैटेगरीज को मैनेज कर सकता है, कर सकता है। एक एडमिनिस्ट्रेटर काफ़ी रिपोर्ट्स बना सकता है, वो काफ़ी बुक्स मैनेज कर सकता है। और एक विजिटर काफ़ी बुक्स देख सकता है, काफ़ी बुक्स कैटेगरी देख सकता है, और एक एक कैटेगरी में काफ़ी बुक्स हो सकती हैं, जबकि काफ़ी ज़्यादा बुक्स एक कैटेगरी में होंगी। इस तरह से मतलब कि हमने इनका रिलेशनशिप बनाया। अच्छा, ईआरडी और क्लास डायग्राम में कुछ भी ज़्यादा फ़र्क नहीं है, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, जस्ट इनकी टाइप अलग अलग है, बाकी तकरीबन डाटा रिलेशनशिप के लिहाज से तकरीबन दोनों सेम है। इनके दरमियान जो भी रिलेशनशिप है और इसके दरमियान जो भी रिलेशनशिप है सेम होगा। यहाँ जितनी भी यहाँ एंटिटीज़ होंगी, हम यहाँ भी उतनी ही एंटिटीज़ बनाने की कोशिश करते हैं। और जस्ट थोड़ा सा फ़र्क क्या होता है, हर एंटिटी को वही नेम दें जो यहाँ पे आपने नेम दिया हुआ है, और इसके बाद आपने नेम दे दिया रिपोर्ट विजिटर बुक शेल्फ। आपने इसके दो सेक्शन होते हैं, ऊपर तो ऊपर वाले सेक्शन में, ऊपर वाले हिस्से में आएगा आपने जो भी उसकी करैक्टरिस्टिक्स देनी है, जो भी उसके एट्रीब्यूट्स होंगे, ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं, मतलब जैसे आईडी है, ड्यूरेशन है, टोटल बुक है, मतलब रिपोर्ट के लिहाज से विजिटर का क्या है, नेम ईमेल जेंडर वगैरह, ये ऊपर वाले हिस्से में उसके एट्रीब्यूट्स हैं। बुक क्या, तो क्या हो सकता है, उसका ऑथर हो सकता है, उसकी जैसे यहाँ पे है उसका ऑथर हो सकता है, डिटेल एडिशन वगैरह प्राइस वगैरह हो सकती हैं। तो ऊपर उसी तरह से एट्रीब्यूट्स आएंगे। नीचे फंक्शनैलिटीज़ हैं। फंक्शनैलिटी यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटर है या रीडर है या विजिटर है, ये तो आप सिंपल यहाँ से देख के सेम टू सेम यहाँ से देख के ना, तो उनके नीचे बस लिख दें। मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटर क्या कर सकता है जी, लॉगिन कर सकता है, बुक कैटेगरीज मैनेज कर सकता है, बुक्स को मैनेज कर सकता है, रिपोर्ट जनरेट कर सकता है। रीडर क्या क्या कर सकता है, ये काम कर सकता है। विजिटर क्या कर सकता है, ये काम कर सकता है। तो इन तीनों के नीचे तो आपको पता चल गया कि आपने क्या क्या लिखना है। मतलब रीडर क्या करेगा, बुक को व्यू कर सकता है, बुक कैटेगरी देख सकता है, लॉगिन लॉगआउट वगैरह कर सकता है। विजिटर क्या कर सकता है, बुक व्यू कर सकता है, उनकी कैटेगरी देख सकता है। एडमिनिस्ट्रेटर ये काम कर सकता है। बाकी ये हो गए हमारे एक्टर, जो कि आपको पता चल गया। बाकी रह गए बुक, बुक कैटेगरी, रिपोर्ट और बुक शेल्फ। इन सब में क्या है कि शो, डिलीट, किसी भी रिकॉर्ड को अपडेट करना, डिलीट करना, शो करना, ऐड डिलीट अपडेट। इसमें ऐड का भी आना चाहिए था, और इसमें भी खैर ऐड का, मतलब हमें ऐड का भी यहाँ पे लगा सकते हैं। ऐड करना, डिलीट करना, अपडेट करना और व्यू करना। शो तो ये आप फंक्शंस दे रहे हैं, कौन कौन सा फंक्शन बन सकता है। अब यहाँ से विजिटर का के लिहाज से, अच्छा जैसे कि रिपोर्ट के लिहाज से कैलकुलेट डाटा, वो मुख्तलिफ बुक्स का डाटा कैलकुलेट करेगा और शो करेगा। रिपोर्ट इसी तरह से जनरेट होती है ना। तो अब इनके दरमियान भी रिलेशनशिप उसी तरह से, थोड़ा सा जस्ट फ़र्क होता है।
वहाँ पे तो हम वन टू मैनी मतलब कि वन साइडेड हम जस्ट दिखा रहे होते हैं। यहाँ पे हम टू साइडेड हमने दिखाना होता है। मतलब जैसे कि बुक एक बुक अब एक बुक शेल्फ में हो सकता है कोई भी बुक ना हो सकता है काफ़ी ज़्यादा। तो ज़ीरो टू मैनी, स्टार का मतलब है मैनी। तो अब बहुत ज़्यादा बुक्स, या हो सकता है कोई भी बुक ना हो, तो वो एक बुक शेल्फ में होंगी। ठीक है। और अब ऐसे नहीं हो सकता, आपने अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना। ऐसे नहीं हो सकता कि एक रीडर ने अपनी बुक शेल्फ में बुक ऐड की तो वो सारे ही यूज़र्स को उनकी बुक शेल्फ में दिखें। लिहाजा जो जिस हमने रीडर के लिहाज से फ़िलहाल देख रहे हैं कि एक रीडर की बुक शेल्फ में हो सकता है कोई बुक भी ना हो सकता है काफ़ी हो, या फिर एक या एक से ज़्यादा बुक किसी एक बुक शेल्फ में होंगी। रीडर जो है, एक रीडर एक या एक से ज़्यादा बुक्स को मतलब देख सकता है, रीड कर सकता है। और एक या एक से ज़्यादा बुक्स एक रीडर रीड कर सकता है। दोनों साइडों से हमने देखा। इसी तरह से हर एक चीज़ को रिपोर्ट जो है वो बुक अगर कोई नहीं है तो मतलब ज़ीरो। तो ज़ीरो टू मैनी मतलब कि एक या एक ज़ीरो या ज़ीरो से ज़्यादा जितनी भी बुक्स हैं उनकी रिपोर्ट बन सकती है, एक रिपोर्ट बनेगी। और एट ए टाइम एक मिन बनेंगे। इसी तरह से एडमिन जनरेट रिपोर्ट, मतलब एडमिन एक टाइम पे एक रिपोर्ट जनरेट करता है। अ, इसी तरह से इनके जो भी पॉसिबल में इनके रिलेशनशिप है, बुक कैटेगरी का बुक के साथ क्या रिलेशनशिप बनता है, जैसे कि एक या एक से ज़्यादा बुक एक बुक कैटेगरी में हो सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आप गौर करें, ये डायमंड शेप ये किस लिए है? आपको ये तो पता चल गया। अच्छा जी, ये इनका क्या क्या रिलेशनशिप है। ये डायमंड शेप और एक फिल हुई डायमंड शेप है, एक एम्प्टी है। तो एक है एग्रीगेशन और एक है कंपोजिशन। ये जो एम्प्टी है ना, ये है एग्रीगेशन, और जो फील्ड है इनको इसको कहते हैं कंपोजिशन। अच्छा, सिंपल मैं आपको ना सादा सा फार्मूला आपको समझाऊंगा। सादा सा फार्मूला ये है कि जैसे ये रीडर, अगर हम रीडर को ख़त्म कर दें तो रीडर का बुक शेल्फ भी ख़त्म। आप आप फ़र्ज़ करो किसी रीडर को अपने प्रोजेक्ट से डिलीट कर रहे हो। अब ये तो नहीं ना चाहोगे कि उसका बुक शेल्फ मतलब वहाँ पे ही पड़ा रहे और वो रीडर को आप डिलीट कर दें। रीडर ख़त्म मतलब उसका बुक शेल्फ भी ख़त्म। तो ये कंपोजिशन में हम इसलिए लगाते हैं कि ये है तो ये है, अगर ये नहीं तो ये भी नहीं। और इसी तरह से अब बुक कैटेगरी की बुक के लिहाज से देखते हैं। अब ये एम्प्टी डायमंड शेप है जो कि एग्रीगेशन है। इसका क्या चक्कर है? इसका ये है कि ये बुक है तो इसी का हिस्सा, ये बुक है तो इसी का हिस्सा इस बुक कैटेगरी का। लेकिन अगर हम बुक कैटेगरी को डिलीट कर देते हैं, बुक कैटेगरी को डिलीट कर देते हैं तो बुक नहीं उड़ेगी, बुक वहीं पे रहेगी। ठीक है। तो सम टाइम हम ऐसे करते भी हैं, हमने कैटेगरीज बाद में डिलीट कर देते हैं, तो क्या वो फिर बुक डिलीट हो जाए सारी की सारी? ऐसे नहीं होता। तो इन दोनों के आपको फ़र्क बता दिया। बाकी ये एसोसिएशन है, ये भी एसोसिएशन है, ये भी एसोसिएशन है। ठीक है। और इससे नीचे जाते हैं। अच्छा, डेटाबेस। जी जी। बुक एंटिटी के ऊपर ये जो लिखा हुआ है, ये इसका लिंक बन रहा है रिपोर्ट के साथ। तो आप फ़र्ज़ करो रिपोर्ट बनाते हो, आप कहते हो कि मुझे ना सितंबर से लेके अक्टूबर तक की मुझे रिपोर्ट चाहिए। हो सकता है कि आपने जो ड्यूरेशन सेलेक्ट किया है उसमें कोई भी बुक ना हो सकता है उसमें काफ़ी ज़्यादा बुक्स हो। तो ये एक रिपोर्ट में हो सकता है कोई बुक ना हो, मैक्सिमम हो सकता है ज़्यादा बुक्स हो, काफ़ी बुक्स हो। मतलब ज़ीरो टू मैनी का फंक्शन लगा हुआ है। ठीक है। और डायमंड का सिंबल भी इसी तरह से ही है कि अगर बुक
हाँ, वैसे तो ये सारे रिलेशनशिप ही हैं, लेकिन रिलेशनशिप में फ़र्क है। अब ये डायमंड शेप, जैसे मैंने इसका बताया कि ये बुक इसका हिस्सा है, अब ये रिपोर्ट इस बुक का हिस्सा है। मतलब अगर बुक है तो ज़ाहिर सी बात है, बुक है तो उसकी रिपोर्ट बनी है ना। लेकिन अगर आप बाद में बुक डिलीट कर देते हैं तो वो रिपोर्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। मतलब रिपोर्ट आप एक सेल रिपोर्ट बना रहे हैं, या आपने एज ए होल देखना है इस चीज़ को, कि फ़र्ज़ करें एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, वहाँ पे आप सेल रिपोर्ट बनाते हैं, तो या बाई रिपोर्ट बनाते हैं, तो आप एक प्रोडक्ट को काफ़ी ज़्यादा लोगों ने उसको ख़रीदा हुआ है, तो आप बाद में उसको प्रोडक्ट को बाद में डिलीट कर देते हैं, तो अब ये तो नहीं ना कि उसकी सेल रिपोर्ट भी साथ ही डिलीट हो जाए। तो इस वजह से ये कि ये रिपोर्ट है तो इसी का हिस्सा, बट अगर हम बुक को डिलीट करते हैं तो ये रिपोर्ट स्टिल रहेगी। अच्छा, ये डेटाबेस डायग्राम इसके बाद आते हैं। अच्छा, डेटाबेस डायग्राम आते हैं। हम देखते हैं इसमें मल्टीपल हमारे पास कितनी डायग्राम्स बन सकती हैं। अच्छा, लास्ट सेमेस्टर में ना, इसी सेमेस्टर में कुछ एक दो सुपरवाइज़र ने ना जस्ट कमेंट किया है कि नहीं जी, आपके पास जितनी यहाँ पे एंटिटीज़ ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं तकरीबन उतने आप बनाएं यहाँ पे। तो अगर विजिटर को निकाल दिया जाए यहाँ पे, विजिटर को अगर यहाँ से मैं निकाल देता हूँ इसको, क्योंकि विजिटर के तो कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं, हम स्टोर नहीं करेंगे, तो बाकी कितनी रहेगी 6। तो अब यहाँ पे सुपरवाइज़र ने कहा हुआ है कि मतलब आप कोशिश करें कि हम उतनी ही रखें जितने की हमारे पास मिन है। तो हमने वैसे यहाँ पे क्या किया हुआ है, हमने रीडर और एडमिनिस्ट्रेटर उस उनका हमने एक ही बना दिया हुआ है, जैसे कि ये यूज़र्स। अब यूज़र्स के अंदर ही जो है ना वो सारे हमारे सेव होते हैं, मतलब नेम, ईमेल, इमेज, जेंडर, एड्रेस, पासवर्ड और लास्ट पे यूज़र टाइप। तो आप सुपरवाइज़र को इस तरह से बता सकते हैं, सर यूज़र्स के अंदर ही हमारे एडमिन इनके हमारे एडमिन भी इसी टेबल में स्टोर होंगे, हमारे यूज़र्स भी, और ये यूज़र टाइप वहाँ पे देखेगी कि ये कौन सा यूज़र है, ये एडमिन टाइप का, यानी कि इसका रोल कौन सा है। हम अपने प्रोजेक्ट के लिहाज से देखेंगे कितने इसमें टेबल्स बनते हैं। यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट के लिहाज से हमें लगा कि एक यूज़र्स का टेबल जिसमें एडमिन आ सकता है, जिसमें यूज़र्स बाकी यूज़र्स आ सकते हैं, तो वो इसमें आ जाएंगे। फिर दूसरा हमें लगा कि एक बुक वाला टेबल बनेगा जिसमें सारी की सारी बुक्स होंगी, उसका नेम, ऑथर, एडिशन, प्राइस, डिटेल वगैरह वगैरह। फिर बुक कैटेगरी एक टेबल ये बनेगा कि टाइटल, टाइप, डिटेल। फिर बुक शेल्फ। अब यहाँ पे रिलेशनशिप हमने किस तरह से बनाया हुआ है। सबसे पहले तो हमें बुक के अंदर ये चीज़ बतानी है कि ये बुक किस कैटेगरी की है, तो हमने वहाँ पे एक बुक कैटेगरी आईडी फॉरेन की ले लिया और उसको हमने लिंक करवा दिया बुक कैटेगरी की प्राइमरी की आईडी के साथ। ठीक। अब इसी तरह से बुक शेल्फ, बुक शेल्फ के अंदर हमने दो चीज़ें ये देखनी है कि जो आप बुक शेल्फ में बुक रख रहे हैं वो बुक कौन सी है और किसके लिए कौन बंदा रख रहा है। मतलब आप मल्टीपल यूज़र्स हैं और मल्टीपल बुक शेल्फ हैं, कौन सा यूज़र किस अलमारी में बुक रख रहा है। जैसे कि एक यूज़र की आईडी 5 है और बुक की आईडी 6 है, वो 6 बुक आईडी को कौन रख रहा है, जिसकी यूज़र आईडी 5 है, तो वो यहाँ पे स्टोर हो जाएंगी बुक शेल्फ वाले टेबल के अंदर। यहाँ पे रीडर आईडी, तो ये रीडर आईडी आ जाएगी यहाँ से। फिर बुक का आईडी, तो ये बुक का आईडी आ जाएगी इसकी प्राइमरी की से। तो ये आपस में रिलेशनशिप क्रिएट हो गया। हाँ, उसके बाद इंटरफेस है, आपके इंटरफेस के मुताबिक होगा। लास्ट पे टूल्स हैं, फेवरेट सब्जेक्ट। अच्छा, इससे रिलेटेड अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। किसी का कोई सवाल है इससे रिलेटेड? आवाज़ कट रही है, हो सकता है कोई सिग्नल प्रॉब्लम की वजह हो, आज मौसम ख़राब है इस वजह से भी हो सकता है।
और मैंने तो बड़ी डिटेल के साथ आपके साथ ये डॉक्यूमेंट अच्छा जी, अभी चेक करें, अभी मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा, आप मरियम पूछ रहे हैं कि सिंपल वर्डिंग में सबसे पहली बात, आपने सिंपल वर्डिंग में एक्सप्लेन करना है। मैंने बड़ी डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया, आपने इस तरह से डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करना, आपने सिंपल एक्सप्लेन करते जाना थोड़ा थोड़ा करके। और आपने पहले से आपने मेन की तैयारी करके रखनी है कि आपने प्रेजेंट किस तरह से करनी है अपनी प्रेजेंटेशन। और सुपरवाइज़र जहाँ पे आपको रोकता है वहाँ पे आपने रुक जाना है, ठीक है। जहाँ पे आपको सुपरवाइज़र पूछेगा, आपको वो डायग्राम पे ही रोकेगा कि ये क्या है, ये क्यों है और ये किस तरह से बनी है, तो आपने वो एक्सप्लेन कर देना है। अच्छा, मरियम पूछ रही है कि सर ये ईआरडी में जितनी एंटिटीज़ होंगी उतने ही टेबल्स बने क्लास डायग्राम में। बिल्कुल ऐसे ही है, उतने ही टेबल्स हम बनाते हैं जितने ईआरडी में होंगे। ईआरडी और क्लास डायग्राम में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अच्छा, एक दफ़ा मैं दोबारा बता दूँ। अच्छा, दोबारा अगर आपने देखना ना तो फिर मैं दोबारा किसी और चीज़ का बता देता हूँ, लाइक दैट। मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ, मैं प्रोजेक्ट फाइल्स में जाके ना, तो आपको यहाँ पे अभी आपने जैसे कि क्लास डायग्राम का पूछा है, तो क्लास डायग्राम अभी किसका ओपन कर लें। जैसे मैं ऑनलाइन एग्रीकल्चर, मैं इसका ओपन कर लेता हूँ, आपको थोड़ी सी समझ आ जाएगी। अच्छा, जैसे कि ये ऑनलाइन एग्रीकल्चर है, इसमें भी अगर मैं आपको सिंपल समझाना चाहूँ, मतलब क्या है कि एक ई कामर्स वेबसाइट लाइक आप लगा लें, फार्मर वहाँ से जाके ना तो चीज़ें वगैरह ख़रीद सकते हैं, प्रोडक्ट वगैरह। तो अब यहाँ पे भी उसी तरह से ही है कि आपको अगर रिलेशन समझाने हो, जैसे कि ये रिलेशन लगे हुए हैं एडमिन और प्रोडक्ट का, क्योंकि एडमिन एक या प्रोडक्ट ज़ीरो या ज़ीरो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को मतलब वो मैनेज कर सकता है, तो वन टू मैनी का बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स एक एडमिन से मैनेज होंगी, तो यहाँ पे वन का लगा है। हमने दोनों तरफ को देखना है। जैसे कि अब ऑर्डर और प्रोडक्ट का देखिएगा ज़रा। एक एक ऑर्डर में अगर एक ऑर्डर हुआ है, आपने एक ऑर्डर किया है, तो ऐसा तो नहीं ना हो सकता कि उसमें कोई प्रोडक्ट ही ना हो। कम से कम भी उसमें एक प्रोडक्ट तो होगी ना। और हो सकता है उसमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हो, मतलब वन टू मैनी के हो सकता है एक ऑर्डर में एक प्रोडक्ट हो सकता है बहुत ज़्यादा हो। अब दूसरी तरफ से देखते हैं कि एक प्रोडक्ट का हो सकता है कोई ऑर्डर ना हो सकता है काफ़ी ऑर्डर्स हो। आप एक प्रोडक्ट जैसे कि एक बुक है कोई भी, तो हो सकता है एक बुक का कोई ऑर्डर ना हो सकता है उसके काफ़ी ऑर्डर्स आपके पास आए हो। हमने दोनों साइडों से देख लिया। इसी तरह से प्रोडक्ट और कैटेगरी का भी देख लें कि एक कैटेगरी में कम से कम भी एक प्रोडक्ट होगी, या हो सकता है ज़्यादा हो। अब दूसरी साइड से देखते हैं कि एक प्रोडक्ट जो है वो एक ही कैटेगरी की होगी, ऐसे नहीं है कि एक प्रोडक्ट को 10 कैटेगरीज की है, ठीक है। तो बाकी सारे रिलेशन भी इसी तरह से ही हैं, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। आपने दोनों साइडों से मैच करने की कोशिश करेंगे तो आपको इतना मतलब वो महसूस नहीं होगा। अच्छा, प्राइमरी की और फॉरेन की क्या है, इसका भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। इसको सबसे पहले मैं क्लोज़ करता हूँ एंड डेटाबेस डायग्राम, ये भी मैं ऑनलाइन एग्रीकल्चर वाला ही ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, जैसे कि अभी यहाँ पे आपको शो हो रहा है डायग्राम। अब हमने क्या करना होता है कि देखिए सिंपल सी चीज़ होती है कि हमने
हर टेबल को इस तरह से नहीं लेना होता कि उसका मतलब कि हर टेबल का मतलब डाटा अलहदा लेते जाओ। तो जैसे कि अब यहाँ पे इस प्रोडक्ट की इस प्रोडक्ट की कौन सी कैटेगरी है, तो बजाय कि हम ये देने के कि इस प्रोडक्ट की जो कैटेगरी है उसका टाइटल ये है, उसकी टाइप ये है, उसकी डिटेल ये है, तो हम वो सारी चीज़ें देने की बजाय हमने कैटेगरीज का एक अलहदा टेबल लिया और जस्ट अब ये कैटेगरी आईडी यहाँ पे एक फ़ॉरेन की है। यहाँ पे जो कैटेगरी है, ये कैटेगरी की जो आईडी है ये प्राइमरी की है। जहाँ पे कैटेगरी आईडी किसी दूसरे टेबल में हमें यूज़ करनी पड़ रही है वहाँ पे वो फॉरेन की होगी, लाइक दैट। यहाँ पे प्रोडक्ट की जो आईडी है वो क्या है, प्राइमरी की। अब इसी प्रोडक्ट की आईडी अगर हमें किसी दूसरे टेबल में यूज़ करना पड़ जाती है तो वो क्या है, वो फॉरेन की होगी। जैसे कि यहाँ पे यूज़ करना पड़ रही है ये फॉरेन की है एफ़ के साथ, यहाँ पे यूज़ करना पड़ रही है एफ़ के साथ, और मतलब दो जगहों पे यूज़ हुई है। इसी तरह से जैसे ये यूज़र आईडी, ये यूज़र की आईडी है, यहाँ पे प्राइमरी की है। कहीं भी दूसरे टेबल में अगर यूज़र आईडी यूज़ हो रही है, जैसे कि यूज़र में फार्मर भी है, एडमिन भी है और कंसल्टेंट भी है। जैसे अभी यहाँ पे फार्मर आईडी यूज़ हो रही है, ये मतलब फ़ॉरेन की है, यहाँ पे भी फ़ॉरेन की है, यहाँ पे भी फ़ॉरेन की है। इसी तरह से ऑर्डर, ये ऑर्डर की आईडी प्राइमरी की है, किसी दूसरे टेबल में अगर यूज़ हो रही है तो वो फ़ॉरेन की है। और रिलेशनशिप इसी तरह से जिस तरह से दूसरे में है ना, इसी तरह से वन टू मैनी का जो है ना मोस्टली हम बनाते हैं। मतलब कि अब जैसे कि प्रोडक्ट और कैटेगरी का आपको थोड़ा सा समझाऊं कि एक कैटेगरी के अंदर हो सकता है कोई प्रोडक्ट भी ना हो, ज़ीरो हो सकता है काफ़ी हो, तो ये ज़ीरो टू मैनी का इस साइड पे लगा हुआ है। और यहाँ वन एंड ओनली वन, मतलब अगर कोई प्रोडक्ट है तो उसकी कोई ना कोई एक कैटेगरी होगी, कम से कम भी एक होगी, ज़्यादा से ज़्यादा भी एक ही होगी। और इसी तरह से प्रोडक्ट और फीडबैक का भी आपस में रिलेशनशिप है कि एक फीडबैक जो है जैसे कि ये एक फीडबैक जो है वो एक प्रोडक्ट का होगा। और तो इसी तरह से अगर दूसरी साइड से सॉरी हम इस साइड से देख रहे हैं, अगर एक मतलब प्रोडक्ट का जो फीडबैक है वो हो सकता है कोई भी ना हो सकता बहुत ज़्यादा हो। और इसी तरह से अगर कोई फीडबैक है तो वो किसी एक प्रोडक्ट का होगा। मतलब ये नहीं कि आप एक ही फीडबैक काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स का हो, ऐसा नहीं होगा। एक फीडबैक एक ही प्रोडक्ट का होगा। और दूसरी साइड से देखें तो एक प्रोडक्ट का हो सकता है कोई फीडबैक ना हो सकता काफ़ी हो। तो इसमें भी रिलेशनशिप हमने इसी तरह से देखने हैं। और कोई सवाल तो नहीं है? एम्प्टी डायमंड शेप और फील्ड, अच्छा इसका भी दोबारा से आपको मैं बता दूं। अगर क्लास डायग्राम में मैं भी क्लास डायग्राम और यहाँ पे अगर दोबारा अगर मैं बता दूं, देखिए मैंने सिंपल बताया है कि अगर ये है तो ये है, अगर ये नहीं है तो ये नहीं है। मतलब सिंपल सी अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि जैसे कि आपके मोबाइल के अंदर आपकी पिक्चर्स हैं, ठीक है, आपका डाटा है, आपकी पिक्चर्स हैं। आपका मोबाइल है तो उसके अंदर मतलब आपका डाटा भी आपके पास है। अगर आपके पास आपका मोबाइल नहीं है तो आपके पास डाटा भी नहीं रहेगा, डाटा भी आपका गया। तो अब ये समझ लें कि प्रोडक्ट आपका एक मोबाइल है तो ये उसका डाटा है। मतलब अगर मोबाइल गया तो उसका डाटा भी गया, डाटा आपके हाथ नहीं आने वाला। ओके, तो यहाँ पे भी ये सेम चीज़ है कि ये प्रोडक्ट अगर तो प्रोडक्ट है फिर ही उसका ऑर्डर हो सकता है, ऐसे उसका ऑर्डर होगा ही नहीं, प्रोडक्ट ही नहीं होगी उसका ऑर्डर कैसे होगा। ठीक है, प्रोडक्ट है तो उसका ऑर्डर होगा, नहीं है तो ऑर्डर हो ही नहीं सकता। इसी तरह से कैटेगरी और प्रोडक्ट, अब इसमें ये है कि ये प्रोडक्ट है तो इसी का हिस्सा, ये प्रोडक्ट है तो इसी का हिस्सा, लेकिन अगर कैटेगरी नहीं भी होगी तो प्रोडक्ट डिलीट नहीं होगी, प्रोडक्ट ख़त्म नहीं होगी। मतलब कि अगर कोई कैटेगरी यहाँ पे एग्जिस्ट
लाइक दैट के एक आपने रजिस्ट्रेशन की कोई प्रोडक्ट ऐड की, वहाँ पे आपने कोई कैटेगरी ऐड की। अब कैटेगरी की आपने एक कैटेगरी की प्रोडक्ट ऐड की, अब वो जो प्रोडक्ट है वो इस कैटेगरी की है, मतलब वो इसका हिस्सा है। बट अगर आप बाद में इसको डिलीट कर देते हैं तो प्रोडक्ट डिलीट नहीं होगी। ये हमने रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है ना वो इसमें रिलेशनशिप बनाना होता है। सिंपल के आप अगर कैटेगरी को डिलीट कर रहे हैं तो प्रोडक्ट डिलीट नहीं होगा, और अगर आप प्रोडक्ट को डिलीट कर रहे हैं तो